बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोक्योरमेंट बुक लेक्चर नंबर 11। आज से हम वेंडर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं कि वेंडर रजिस्ट्रेशन क्या होती है, किस तरह से होती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए ज़रूरत होते हैं। लेकिन उससे पहले वेंडर मैनेजमेंट होती क्या चीज़ है। तो मैंने कुछ टाइम पहले इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, तो अभी मैं उसको आगे लिंक कर रहा हूँ। तो पहले ये देख लें कि वेंडर मैनेजमेंट क्या होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वेंडर मैनेजमेंट के ऊपर ही कुछ और डिटेल इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, और फिर जो थर्ड पार्ट होगा उससे वेंडर रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत होगी वेंडर रजिस्ट्रेशन के लिए वो भी अटैच होंगे। और जो प्रोसेस है स्टार्ट से लेके एंड तक कंप्लीट प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि वेंडर किस तरह से रजिस्टर्ड किए जाते हैं और वेंडर रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसके मतलब इन्फॉर्मेशन अभी मैं आपको आगे वीडियो अटैच कर रहा हूँ, तो उससे आपको थोड़ी मुफीद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है प्रोक्योरमेंट प्रोफेशन और हमारा आज का टॉपिक है वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। दोस्तों, वेंडर का लफ्ज़ लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है सेल करने वाला, यानी वो बंदा या वो कंपनी जो आपको कुछ सेल करती है उसको वेंडर कहते हैं। वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के तीन लफ्ज़ हैं, वेंडर, रिलेशनशिप और मैनेजमेंट। वेंडर से मुराद है सेल करने वाला बंदा या कंपनी, और मैनेजमेंट जो कि आप उस सेल करने वाले को किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं। और रिलेशनशिप ये आपकी नीड्स पर डिपेंड कर रहे होते हैं। आपकी नीड्स जितनी इम्पॉर्टेंट होंगी आपके रिलेशनशिप भी उतने ही इम्पॉर्टेंट होने चाहिए या होंगे। दोस्तों, नीड्स और डिज़ायर में थोड़ा फ़र्क होता है। नीड्स मिनिमम साइड पर होती हैं, डिज़ायर मैक्सिमम साइड पर होती हैं। नीड्स पूरी की जा सकती हैं, डिज़ायर को पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि डिज़ायर हमेशा बढ़ती रहती हैं। तो जितनी आपकी नीड्स होगी आपके रिलेशनशिप उतने ही बेहतर होने चाहिए। रिलेशनशिप में आदमी को प्रोएक्टिव होना चाहिए, यानी कि उसको आगे बढ़ के खुद कुछ करने की उसमें सलाहियत होनी चाहिए। आप जितने प्रोएक्टिव होंगे, फ़ाल होंगे, उतना ही आपके रिलेशनशिप आपके वेंडर से बेहतर होंगे। वेंडरशिप रिलेशनशिप मैनेजमेंट में अहम 3 पॉइंट म्यूचुअल ट्रस्ट का है। अगर वेंडर और बायर और सेलर के दरमियान म्यूचुअल ट्रस्ट है तो आपके रिलेशनशिप हमेशा ही अच्छे रहेंगे। हर सप्लायर आपका वेंडर नहीं हो सकता। आप के सिटी में अगर 500 लोग कंप्यूटर या कंप्यूटर एक्सेसरीज़ को सप्लाई कर रहे हैं तो आप 500 लोगों से कोटेशन नहीं ले सकते। तो ये याद रखें कि आपने जब भी सप्लायर को लिस्ट डाउन करना है तो सप्लायर एवेल्यूएशन का एक सेपरेट क्राइटेरिया, इंशाल्लाह हम उस पर जल्दी एक और वीडियो बनाएंगे कि सप्लायर को किस तरह से आप प्री क्वालिफाई करते हैं। तो आप सिलेक्टेड लोगों से कोटेशन लेते हैं और उस सिलेक्शन की बेस होती है कि वो आपका सप्लायर कितना रिलायबल है, कितना ट्रस्टवर्दी है, कितना जेन्युइन है। तो हमेशा जेन्युइन सप्लायर्स के साथ ही काम करना चाहिए। दोस्तों, अगर हम पिछली एक सदी यानी 19वीं सदी का जायज़ा लें तो हमें पता चलता है कि प्रोक्योरमेंट में 2 तरह की सप्लायर रिलेशनशिप रही है। इसमें तो 1900 से 1950 तक का वो दौर था जबकि मैन्युफैक्चरर को एक ही चीज़ की लगन थी कि वो सब चीज़ें खुद बनाएं। अगर वो गाड़ी बना रहे हैं तो उनकी कोशिश होती थी कि वो गाड़ी के टायर की भी अलग से फैक्ट्री लगा लें, उसकी पोशिश के लिए, सीटों के लिए, उसके हर चीज़ जो उनकी गाड़ी के लिए उनको ज़रूरत पड़ती है वो उसकी अलग से मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दें। इस तरह का कंसेप्ट 19वीं सदी के शुरू में फोर्ड कंपनी ने अमेरिका में इंट्रोड्यूस करवाया कि उन्होंने अपने टायर भी खुद बनाने शुरू कर दिए, अपनी गाड़ी की सब चीज़ें उन्होंने खुद बनानी शुरू कर दी। लेकिन ये कंसेप्ट कोई 30-40 साल बाद फ्लॉप होना शुरू हो गया, क्योंकि 1950 से आगे जब जापानीज़ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने ग्रो करना शुरू किया तो उन्होंने अपनी कोर कॉम्पिटेंसी पे फोकस किया। उन्होंने अगर वो इंजन बना रहे हैं तो उन्होंने गाड़ी का इंजन बनाया, लेकिन गाड़ी के अदर इक्विपमेंट जो पार्ट्स थे वो उन्होंने आउटसोर्स कर दिए। तो 1950 से आगे का दौर जो है वो आउटसोर्सिंग का दौर है। इस आउटसोर्सिंग से ये फ़ायदा हुआ कि उनकी प्राइसेस कम हो गई। उन्होंने वेंडर्स को अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे लिया और प्राइसेस और क्वालिटी और टाइमली डिलीवरी को इंश्योर करते हुए, कम प्राइसेस, टाइमली डिलीवरी और क्वालिटी को इंश्योर करते हुए उन्होंने चीपेस्ट लो प्राइस गाड़ियाँ एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन और यूरोपियन इंडस्ट्री मार्केट में सप्लाई शुरू कर दी, जिससे कि अमेरिकन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऑलमोस्ट फ्लॉप हो गई। दोस्तों, ये जो आउटसोर्सिंग का टाइम 1950 के बाद इंट्रोड्यूस करवाया गया, इसमें टोटली ये सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जितने स्ट्रॉन्ग वेंडर आपके होंगे आप उतनी बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट
मार्केट में दे सकते हैं। ओल्ड प्रोसेस जो कि 90 से 50 के दरमियान चलता रहा, उसमें बहुत से सप्लायर के दरमियान आप कंपटीशन को आते थे और लोएस्ट प्राइस हासिल कर लेते थे। लेकिन जब आउटसोर्सिंग का टाइम शुरू हुआ तो आउटसोर्सिंग में आप एक सिंगल सप्लायर पर रिलाई करने की प्रैक्टिस शुरू होगी। सिंगल सप्लायर का ये बेनिफिट हुआ कि आप उससे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट कर सकते हैं, आप उससे लोएस्ट प्राइस के साथ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट और टाइमली डिलीवरी को भी इंश्योर कर सकते हैं। दोस्तों, इसका एक और कंसेप्ट है जिट। जिट से मुराद है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम में आप स्मॉल सप्लाई और लो इन्वेंट्री की बेस पे अपने सिस्टम को चला सकते हैं। जस्ट इन टाइम की एक एग्जांपल मैंने 2010 में एक सेमिनार अटेंड किया, तो उसमें उन्होंने बताया कि हीरो होंडा इंडिया में जो होंडा की मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनकी डेली 1 लाख की प्रोडक्शन है और उनकी टोटल प्रोडक्शन है वो जस्ट इन टाइम पे डिपेंड कर रही होती है। यानी उनके जितने वेंडर्स हैं उन्होंने हीरो होंडा की फैक्ट्री के आसपास अपने वेयर हाउस मैनेज कर रखे हैं और डेली जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, हर वेंडर उस आइटम जिसको वो डील कर रहा है वो उसकी सप्लाई उनको गेट पर इन करता है, असेंबलिंग होती है और जितने मोटरसाइकिल बनते हैं वो शाम को डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्पैच कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से उनके पास ना तो इनकमिंग में रॉ मटेरियल के वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ती है और ना ही फिनिश गुड के वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जस्ट इन टाइम की एक एग्जांपल है कि जिसमें आप अपने वेंडर पे क्वालिटी के लिए, डिलीवरी के लिए और प्राइस तो ऑलरेडी नेगोशिएट होती है, तो आप क्वालिटी और डिलीवरी के लिए अपने वेंडर पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं कि कल की जो प्रोडक्शन शेड्यूल है वो वेंडर उसके अकॉर्डिंगली आपकी रिक्वायर्ड सप्लाई जो है वो टाइमली डिलीवर कर देगा। इस तरह से हमने अपनी एक पिछली वीडियो में डेल की एग्जांपल भी दी थी कि डेल के पास कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं है। डेल के जितने कंप्यूटर मार्केट में सेल हो रहे हैं वो सारे के सारे आउटसोर्स कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहे होते हैं। जब भी कोई कंप्यूटर का ऑर्डर आता है तो वो अपने उनके जितने वेंडर है वो उनको इंश्योर करते हैं कि हम कितने टाइम में आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। वो सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी होती हैं, असेंबल होती हैं और कंप्यूटर जो है वो ऑर्डर करने वाले बंदे को डिस्पैच कर दिया जाता है। ये भी जस्ट इन टाइम की एक एग्जांपल है कि जस्ट इन टाइम में आप किस तरह से अपनी असेंबलिंग को बेहतर कर सकते हैं, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट ले सकते हैं, टाइमली डिलीवरी ले सकते हैं और अपनी प्राइसेस को बेहतर तरीके पर नेगोशिएट कर सकते हैं थ्रू लॉन्ग टर्म नेगोशिएशन। दोस्तों, अगर हम देखें कि वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में किस तरह की प्रैक्टिसेस की जाती हैं तो इसमें 3 तरह की डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती हैं। नंबर 1 ट्रेडिशनल वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, नंबर 2 कोलैबोरेटिव वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और नंबर 3 सप्लाई अलाइंसेस। जो ट्रेडिशनल वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में इसमें आपके पास कुछ लोग एनलिस्टेड होते हैं, वेंडर्स की एक लिस्ट होती है, आप उनके दरमियान कंपटीशन कराते हैं, उनसे कोटेशन लेते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं, लोएस्ट प्राइस पर ऑर्डर कर देते हैं। इस तरह की रिलेशनशिप में बायर और सेलर में विन लूज का रिलेशन होता है। सम टाइम बायर विन कर रहा होता है और सम टाइम वेंडर विन कर रहा होता है, क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी नेगोशिएशन होगी, आप जितना वेंडर को स्क्वीज़ कर सकते हैं उतनी बेहतर प्राइस आप वेंडर से ले सकते हैं। और ये प्राइस जो आप उससे नेगोशिएट कर रहे थे ये मार्केट फोर्सेस पे बेस कर रही होती है, क्योंकि अगर मार्केट में कोई भी बंदा अपनी उस प्रोडक्ट को जो आपको रिक्वायर्ड है उसकी प्राइस को कम करने की उसमें गुंजाइश होगी तो वो नेगोशिएशन के थ्रू आपसे मिनिमम प्रॉफिट पर आ जाता है। इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये ट्रेडिशनल वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, जिसमें आप आइटम टू आइटम या केस टू केस वेंडर से डील कर रहे होते हैं और जब आपकी रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है तो आपके रिलेशनशिप उतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए या नहीं होने चाहिए ये आप पे डिपेंड कर रहा होता है। दोस्तों, नंबर 2 है कोलैबोरेटिव वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप में आप अपने वेंडर को एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर ट्रीट कर रहे होते हैं, आप उससे लॉन्ग टर्म प्राइसेस नेगोशिएट कर रहे होते हैं, क्वालिटी, क्वांटिटी और टाइमली डिलीवरी इंश्योर कर रहे होते हैं। ये सारा वही प्रोसेस है जो हमने स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग में आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो इस चैनल पर स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग की वीडियो अवेलेबल है। तो स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग में जो बताया गया वो कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। नंबर 3 है सप्लाई अलायंस। दोस्तों, सप्लाई अलायंस आपके सप्लायर के साथ इस तरह के रिलेशनशिप होते हैं कि आप उससे वेंडर मैनेज इन्वेंट्री की बेस पे डील कर रहे होते हैं। वेंडर मैनेज इन्वेंट्री एक अलहदा से सेपरेट डिटेल्ड टॉपिक है जिस पे हम अलहदा से एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन शॉर्टली मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसे अगर एक बस कंपनी है और उसको मंथली 100 टायर चाहिए पिछले टायर रिप्लेस करने के लिए,
तो वेंडर आपके प्रेमिसेस में अपनी इन्वेंट्री मैनेज कर देगा। वो एक वेयर हाउस आपके प्रेमिसेस में बना देगा आपकी वर्कशॉप में, और जब भी आपको गाड़ी का टायर चेंज करने की ज़रूरत होगी आप उसके स्टोर में से टायर निकालेंगे, चेंज करेंगे और उसके बाद उसको उस टायर की पेमेंट कर देंगे जो आपने यूज़ किए हैं, और जो क्वांटिटी पड़ी रहेगी वो वेंडर की मलकियत होगी, वो उसको जब चाहे वापस भी ले सकता है या कंटिन्यू कर सकता है। तो ये वेंडर मैनेज इन्वेंट्री है जो कि वेंडर आपके प्रेमिसेस में अपनी इन्वेंट्री को प्रोवाइड कर देता है। तो इस तरह से और इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहेंगे ये सप्लाई अलायंस रिलेशनशिप है। तो दोस्तों 3 तरह के रिलेशनशिप वेंडर से आपके हो सकते हैं। ट्रेडिशनल रिलेशनशिप जो कि नॉर्मली डे टू डे आइटम के लिए चल रहे होते हैं, कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप जो कि स्ट्रेटजिक सोर्सिंग में डेवलप होते हैं, और सप्लाई अलायंस जो कि वेंडर मैनेज इन्वेंट्रीज में मैनेज किए जाते हैं। दोस्तों एक कंसेप्ट था कि कस्टमर इज़ किंग। जब वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई गई तो जो कस्टमर इज़ किंग का कंसेप्ट था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, क्योंकि वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के थ्रू अब आप कह सकते हैं कि वेंडर इज़ द पार्टनर इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो वेंडर अब आपका पार्टनर समझा जाता है। दोस्तों वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को समझने के लिए मैं आपको एक आसान तरीका समझा देता हूँ। वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को समझने का आसान तरीका ये है कि आप स्ट्रेटजिक प्रोक्योरमेंट प्लानिंग और स्ट्रेटजिक सोर्सिंग को अगर कंबाइन कर देते हैं तो ये आपकी वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। यानी स्ट्रेटजिक प्रोक्योरमेंट प्लानिंग और स्ट्रेटजिक सोर्सिंग में जो चीज़ें बताई गई हैं वो उनको इकट्ठा करके जब आप देखेंगे तो ये वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। दोस्तों उम्मीद है आप आज की इन्फॉर्मेशन को अपनी जॉब या इंटरव्यू के दरमियान हेल्पफुल पाएंगे, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।